वर्तमान परिस्थितियां हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि स्वास्थ्य एज अ फिनोमेना इज वेरी वेरी वाइटल, वेरी वेरी क्रूशियल। लेकिन जैसे एक इंडिजिनस पर्सपेक्टिव को मैं यहाँ लाना चाहूंगी कि हम हेल्थ को किस तरह से देखें। इट्स अनलाइक द मॉडर्न पर्सपेक्टिव कि हेल्थ को आइसोलेट करके, डिवोर्स करके फ्रॉम एवरीडे लाइफ आप बिल्कुल एक सेपरेट फिनोमिना की तरह ट्रीट करें। हेल्थ फ्रॉम द इंडिजिनस पर्सपेक्टिव, आदिवासी पर्सपेक्टिव, हेल्थ इज इंटीग्रेटेड टू आवर एवरीडे लाइफ। जिस तरह से हम खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारे पेड़ पौधे स्वस्थ रहते हैं, जल जंगल जमीन पोल्यूशन फ्री रहते हैं और उनका डिप्लीशन ना हो, तो वो सारी चीजें हेल्थ से जुड़ी है। जैसे ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के पास गए, तबीयत खराब है, उसने प्रिस्क्रिप्शन में दवाई लिखा और वही हेल्थ। हेल्थ इज अ होल कम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक फिनोमिना, तो उसको उसी तरह से देखा जाना चाहिए। अगर गाय बैल जो जमीन जो पशु वगैरह हैं, अगर उनके साथ एक अच्छा रिलेशन ना हो तो भी हेल्थ खराब होता है। अगर एनवायरमेंट डिस्टॉर्टेड हो गया तब भी ओवरऑल खराब होता है। तो एक कलेक्टिव सोशल वेलबींग की तरह हमें स्वास्थ्य को लेना है, एंड दिस इज हाउ दिस एपिडेमिक कैन एक्चुअली बी टैकल्ड। क्योंकि आप आज बहुत सारी बातें हो रही है कि इम्यूनिटी सिस्टम को कैसे बढ़ाया जाना चाहिए। अगर इंडिजिनस नॉलेज मेडिसिनल पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो लोकल एरिया में ही बहुत सारे डे टू डे लाइफ में खाना वगैरह था, जैसे मुनगा साग है विच इज वेरी न्यूट्रिशियस, तो वो फिर आंवला, फिर फ्रूट्स, तरह तरह के एक्वाटिक फूड, फिश वगैरह, मशरूम वगैरह, तो वो मिलते थे और उनसे सप्लीमेंट होता था और हेल्थ अच्छी बनी रहती थी लोगों की। लेकिन अभी क्या बोलो है, मैम क्या। अभी प्रॉब्लम ये है कि आई मीन टू से दैट होल कॉन्टेक्स्ट हैज बीन इरोडेड। जो फॉरेस्ट है वो पहले की तरह फूड प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो फूड इनसिक्योरिटी हो रही है लोगों की। फूड इनसिक्योरिटी है तो इवेंचुअली हंगर है तो फिर मैल न्यूट्रिशन आ रहा है। और अभी फूड जो है वो परचेजिंग पावर पे डिपेंड करता है, आपके पास पैसा है तभी आप खाना खरीद पाएंगे। यहाँ पे फिर वो क्वेश्चन, जो आत्मनिर्भर होने का क्वेश्चन बहुत क्रूशियल होता है कि वो किस तरह से मेंटेन करें एट द लोकल लेवल, एट द विलेज लेवल। तो ये काफी हद तक जरूरी है। इसीलिए हेल्थ को बिल्कुल आइसोलेट करके हम लोग ना देखें, ये ओवरऑल आई मीन टू से आदिवासी समाज का एक हिस्सा है और उसी तरह से देखें। और फिर जो नेचुरल इंडिजिनस मेडिसिनल सिस्टम है वो काफी अच्छा रहा है इन द सेंस कि उसमें भी दो तीन तरह के टाइप्स हैं। एक तो हर्बलिस्ट होते हैं जो जड़ी बूटी से दवा करते हैं, और दूसरा होते हैं जो शैमन टाइप के होते हैं जो पूजा वगैरह ज्यादा करते हैं, ओझा जो पूजा वगैरह करते हैं। बट ऐसा नहीं कि पूजा जो ओझा वगैरह है वो अगर कुछ कर रहे हैं रिचुअल्स तो उनको हम बिल्कुल सुपरस्टिशियस माने जाए और वैद को भी कहें कि तुम बैकवर्ड हो क्योंकि एलोपैथिक से डिफरेंट है। उस तरह नहीं है, दोनों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जो ये ओझा और ये हर्बलिस्ट और ये जो ओझा वगैरह है वैद, ये 24/7 विलेज में ही होते हैं। आदिवासी समाज is the least urbanized community. 92% या 96% विलेज या रूरल एरियाज में रहते हैं, तो वहाँ पे ये यही हैंडी है। जो मॉडर्न मेडिसिनल हेल्थ केयर स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे है नहीं। इंजेक्शन और मेडिसिन भी अभी यूज हुआ है, तो जरूरत है कि वो ट्रेडिशनल मेडिसिनल नॉलेज को प्रिजर्व करने की, डॉक्यूमेंट करने की, और उसको एक तरह से उस जॉनर को प्रिजर्व करके उसको ये किया जाए, आई मीन इस तरह से डॉक्यूमेंट और टेस्टिंग वगैरह भी किया जाए कि उसकी ऑथेंटिसिटी प्रूव हो सके। ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं उनके साथ में, क्योंकि वी ऑलरेडी हैव आयुष डिपार्टमेंट, तो आयुष के साथ में उसको रखा जा सकता है, उसके अंदर में उसको लाया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसको नकारा नहीं जा सकता है, तभी हेल्थ केयर सुधरेगा। जैसे मैंने बताया कि एवरीडे लाइफ वेलबींग, आप क्या खाते हैं, किस तरह से आपका लाइफ स्टाइल है, सुबह आप वॉक करते हैं, जो भी हम एवरीडे लाइफ में जो जो करते हैं। नशा वगैरह बहुत बड़ी समस्या है, अल्कोहलिज्म आदिवासी समाज में, और यंगस्टर्स को भी ठीक से खाना खाते नहीं देखा है बट नशा बहुत करते हैं। सो दैट इज अगेन अ वेरी हेल्थ हैजार्ड, उससे आपका शरीर कमजोर हो जाता है। फिर आप मेंटल हेल्थ इज अगेन वेरी वेरी वाइटल। अगर आपका सिक्योरिटी है, फूड सिक्योरिटी है, गरीबी ऐसी ज्यादा नहीं है, तो वेलबींग है, तो आपको मेंटल डिसऑर्डर या हेल्थ टेंशन वगैरह नहीं होगा। अभी जो ये मेंटल डिसऑर्डर चल रहे हैं पेंडेमिक पीरियड में, दिस इज प्रिसाइसली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लॉस। पीपल आर लाइक आई मीन देयर इज अनसर्टेनिटी कि कल क्या होगा, और ऊपर से इतना ट्रिमेंडस फाइनेंशियल लॉस है कि वी हर्ड सेलिब्रिटीज तक सुसाइड कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग होलिस्टिक व्यू होना चाहिए, आदिवासी समाज में हमेशा ही रहा है।
कभी भी हेल्थ को अलग नहीं किया। और कम्युनिटी हेल्थ, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल मेरी तबीयत सही हो या खराब हो, पूरे लोगों की एक साथ है। ऐसे बहुत सारे वो भी है, रिचुअल्स भी हैं जिसमें कलेक्टिवली लोग आते हैं, घर की सफाई वगैरह करते हैं। और जहां तक मॉडर्न प्रैक्टिसेस हैं, वो हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस, वो हमने बहुत अच्छी तरह से अपनाए हुए हैं, बहुत लोगों का भरोसा हुआ है। लोग इम्यूनाइजेशन में काफी आगे हैं, पोलियो के ड्रॉप्स देखिए हर जगह मिले, आशा वर्कर्स काफी एक्टिव हैं, लोग इंजेक्शन और मॉडर्न मेडिसिन पे भी भरोसा करते हैं। लेकिन भरोसा तो करते हैं, लेकिन अगर सरकार इसको कमोडिटी बना दे, बिकॉज जैसे मैंने बोला कि हेल्थ एंड एजुकेशन, दीज आर सिटीजन्स राइट, और राइट की तरह ही उनको सबका उसमें अधिकार होना चाहिए, क्लेम होना चाहिए। इसको कमोडिटी बना दिया है, अब जिसके पास पैसा है वही खरीद पाएगा। तो दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज। तो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बोथ आर वेरी वेरी वाइटल व्हेन इट्स कम्स टू हेल्थ केयर फैसिलिटी। और जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, उसको होरोपैथी भी बोलते हैं, उसको रिवाइव करने की जरूरत है। लेकिन वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो काफी हद तक इरोड हो चुका है, इन द सेंस दैट बिरहोर्स लोग एक कम्युनिटी है हजारीबाग वगैरह में, जिनका मुख्य काम ही यही था कि वो शहद और डिफरेंट हर्ब्स कलेक्ट करते थे, जड़ी बूटियां वगैरह, और उसको बेचते थे हाट बाजार। लेकिन वो अब वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं रहा, वो फॉरेस्ट उस तरह से मेडिसिन को सपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो उसको भी रिवाइव किया जा सकता है, उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है लोकल लेवल पे, अगर पहचान हो जाए, जान हो जाए। ये तो आयुष के अंदर भी बहुत सारे, लाइक आयुर्वेदा, यूनानी, दीज आर ऑल्सो बीइंग डन, तो उसी तरह से इसको कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जैसे आपने बोला कि स्टेट, रोल ऑफ स्टेट इज इम्पोर्टेंट, रोल ऑफ स्टेट इज इम्पोर्टेंट इन द सेंस, मैंने ये नहीं बोला कि हर काम के लिए हमें सरकार का मुंह ताकने की जरूरत है। हम लोग अपने आप से भी कम्युनिटी लेवल पे काफी कुछ कर रहे हैं, और इस बार बहुत सारी समस्या उसी तरह से सुलझी भी है। लेकिन वही है कि स्टेट बिकम्स वेरी एंटागोनिस्टिक व्हेन इट कम्स टू द सिटीजनशिप क्लेम। अगर आप जंगल बचाना चाहते हैं अपने आसपास, तो माइनिंग को लीज आउट कर देते हैं। तो उस तरह में कहने का मतलब है कि जो रेजिस्टेंस मूवमेंट होते हैं, वहां पे अगर एक प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ग्रुप की तरह, ताकि अपने इंटरेस्ट को तो सेफ गार्ड कर सके उस तरीके से। एंड ऑब्वियसली देखिए, ऐसा नहीं है कि कॉलोनियलिज्म तब हुआ जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने कॉलोनाइज किया इंडिया को और यहाँ की रिसोर्सेज लेके गए। इंटरनल colonization is again a reality in the post colonial world, the whole of South Asia and other continents also। तो इंटरनल आंतरिक उपनिवेशवाद भी एक रियलिटी है। तो उससे किस तरह से निपटा जा सके और उसमें स्टेट इंटरवेंशन किस तरह से लिया जा सके, वो बहुत जरूरी है। ट्राइबल्स उस तरीके से अपने आप को असर्ट नहीं कर पाए, वेदर इट्स इलेक्टोरल प्रोसेस और अदर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, देखा जाए तो वो नहीं हो पाया काफी हद तक, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा कि हो नहीं पाया। उल्टा उसका इम्पैक्ट जैसे अदर कम्युनिटीज, अगर दलित्स को देखें, मुस्लिम्स को देखें, तो वो इसी इलेक्टोरल प्रोसेस से उन्होंने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, नेटवर्किंग और ये सब किया, जो ट्राइबल्स में अभी हो नहीं पाया काफी हद तक। इट्स अ लॉन्ग वे, हो जाएगा। यस। अच्छा, एक साथी सवाल पूछे हैं जो भी आदिवासियों का संघर्ष रहा है उसी से सिलसिले में। ये कह रहे हैं कि क्या 5वीं 6ठी अनुसूची का कठोरता से लागू होना आदिवासियों की समस्या हल कर सकता है? ये अपना नाम तो, इनका नाम तो दिख नहीं रहा है, लेकिन विंडो एक्सपी इनका नाम दिख रहा है। उनका नाम अगर पता चलता है तो बताएंगे। जी बताइए। इंडिया में सबसे बड़ी, आई मीन टू से, लाइक कमिंग टू द आदिवासी सिचुएशन, की पॉलिसीज तो यहाँ बहुत अच्छी बनी हैं, बहुत, आई मीन से वी हैव द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज। द प्रॉब्लम इज एट द ग्राउंड लेवल द इम्प्लीमेंटेशन, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया है। 5वीं, आई मीन टू से 6ठी अनुसूची का नॉर्थ ईस्ट में तो आप देखते हैं काफी अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है, और उनको सेल्फ ऑटोनॉमी और हिल काउंसिल्स वगैरह मिले हुए हैं। लेकिन सेंट्रल इंडिया बेल्ट में यू सी दैट देयर इज एन एक्सट्रीम डिस्पोजिशन एंड एक्सप्लॉयटेशन which has happened। So ये 5th शेड्यूल का एरिया है, उसमें उसमें पूरी तरह से स्टेट एक्टर्स एंड आल्सो नॉन स्टेट एक्टर्स, उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया है मल्टीपल वेज से। दुश्मन एक नहीं है, मल्टीपल है। तो इस तरह से वो इम्प्लीमेंटेशन पूरी तरह से नहीं हुआ। अगेन डिपेंडेंसी बहुत है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऊपर, डिपेंडेंसी कि वो आपकी इच्छा को, आपका जो राइट्स है उसको सेफ गार्ड करे। एंड दे आर मोस्टली नॉन ट्राइबल्स। तो वो बिल्कुल एक कैपिटलिस्ट मार्केट ओरिएंटेड माइंडसेट और एक कॉलोनियलिस्ट माइंडसेट से आते हैं कि हमें यहाँ आके बिल्कुल लूटना ही है। तो किसी ना किसी तरह से जो जमीन है और जो फॉरेस्टेड एरिया, कॉमन्स वर सफरर, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, उसमें जो ग्रुप राइट्स था वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं आज। कुछ कुछ एरियाज में लोगों ने खुदकटी फॉरेस्ट को बचा के रखा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम
इट्स गॉन, क्योंकि इतने सारे लूप होल्स भी होते हैं। एंड स्पेसिफिकली वो उस तरह का ट्राइबल कम्युनिटी चूंकि बहुत ही हाशिए पे रहा है, बीइंग कॉन्स्टेंटली एक्सक्लूडेड, तो एक्सक्लूजन और मार्जिनैलिटी एक इस तरह का प्रोसेस क्रिएट हुआ है कि हमेशा से ही आई मीन टू से वो रेजिस्ट तो करते हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आई मीन टू से सेफगार्ड करना अभी भी बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। इसीलिए ये 5th शेड्यूल एरिया में आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन, डिस्पोजिशन हुआ है लैंड का, वाटर बॉडीज का, इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। फिर ये आइडियोलॉजी भी है कि भाई नेशनलिस्ट जो प्रोसेस है, नेशनलिज्म, उससे भी जोड़ने की कोशिश की गई है इन द नेम ऑफ दैट कि अरे इसको तो सैक्रिफाइस करना है। तो हमेशा ट्राइबल्स ही याद आते हैं कि उनको ही दे हैव टू क्रिएट रूम फॉर अदर्स, उनको ही अपना बलिदान देना है राष्ट्र निर्माण के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। तो दैट इज अगेन द बिगेस्ट चैलेंज। तो एक स्ट्रॉन्ग, चूंकि हाशिए पे और सोशल एक्सक्लूजन बहुत ज्यादा रहा है, दीज आर प्रोसेसेस, तो वो एक बहुत डिफिकल्ट रहा है। सेंट्रल इंडिया, आई मीन 5th शेड्यूल एरिया में बहुत ज्यादा हुआ है। फिर भी हमारे पास पॉलिसी तो है और इम्प्लीमेंटेशन के रास्ते भी बहुत हैं। तो जो हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हैं उसको करेक्ट भी किया सकता है। फॉरेस्ट राइट एक्ट है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत ज्यादा आई मीन से लूप होल्स हो रहा है, तो उसको भी देखा जा सकता है। आई मीन से ट्राइबल्स का हर जगह पे कॉन्टेक्ट, जो प्रॉब्लम है वो कॉन्टेक्स्ट वाइज है। जैसे अगर छत्तीसगढ़ में कोई प्रॉब्लम है तो झारखंड का प्रॉब्लम एंटायरली डिफरेंट है, आंध्र प्रदेश में इज वेरी डिफरेंट, मध्य प्रदेश में इज वेरी डिफरेंट। सो एक कलेक्टिव मोड में आके लॉन्ग टाइम स्ट्रगल भी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। कहीं पे कोई प्राइवेट कंपनी से लड़ाई हो रही है, कहीं पे आप स्टेट से ही लड़ रहे हैं, समंता जजमेंट इज अ क्लासिक एग्जांपल, आप स्टेट से लड़ रहे हैं, कहीं पे वेदांता आ रखी है, कहीं पे एक लोकल बनिया है, मारवाड़ी है जो आपकी दुकान जमीन वो सब ले रहा है। तो मल्टीपल फील्ड में जो लड़ाई चल रही है, तो एकजुटता नहीं होने की वजह से एट द रीजनल लेवल, एट द लोकल लेवल ऑल्सो एंड ऑल्सो नेशनल लेवल पर तो चैलेंज है ही। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए हम लोग वी कांट सिट बैक एंड लुक एट दीज पॉलिसीज अंटिल अनलेस उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से ना हो। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वो लोगों के अंदर से ही आए, कम्युनिटी के अंदर से ही आए, तो अच्छा है। उसमें कम्युनिटी को भी स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, होना पड़ेगा दैट वे। अगर हम लोग ये विशियस सर्कल्स में फंसे रहे तो डिफिकल्ट। अच्छा, मंजरी राजूराव जी कुछ कहना चाह रही हैं, उन्होंने हैंड रेज किया है, बोलिए। Good evening, ma'am. Thank you for the exceptional lecture. Yeah, I am Manjari. I am Assistant Professor of Political Science at Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow. Ma'am, as you have Johar. Ma'am, as you have said, the multiplicity of issues is something which divides the tribal society. Whenever we are trying to either negotiate on a problem with a state or find our own solution at the community level. So putting aside the multiplicity of issues, I would like your opinion on one specific issue, which is the problem of alcoholism. As has been referred in many anthropological studies and sociological studies, and now it is trying to creep into political studies as well, that alcoholism is supposed to be such a big problem, or it is cited to be such a big problem, that it precludes all the other socio-economic problems that are the manifestation of a state's constant invoking of the eminent domain clause whenever it is going after the resources of the tribals. So ma'am, theoretically, where do you see sociologists placing this issue of alcoholism within the tribal society? As far as my personal opinion is concerned, I would have pointed at the issue of social alienation as well as capital alienation of tribals, which has resulted in the manifestation of alcoholism at a large scale. The constant subjugation of the tribal society into a labor class is something which is also giving it that nature of relying on substance abuse and alcohol abuse. So ma'am, from a theoretical point of view, where would you place this issue of alcoholism within the tribal society? Thank you so much. Thank you, Manjari, for the question. I mean to say, जैसे मैंने दो प्रोसेस बताए, that is social exclusion and marginalization. उसके साथ एक और प्रोसेस है, सोशियो कल्चरल प्रोसेस, दैट इज ऑफ स्टिग्मेटाइजेशन.
शुरू से ही from the colonial period itself, tribals, Adivasis have been stigmatized in the sense that backward and all. Whatever problem it has got, I mean, say alcoholism is not a problem to the Adivasi society per se. It's a problem of, I mean, say like it's a psychological problem. Addiction is a problem among youth also. Like in our university, we have this challenge of drug abuse and all by the student. So it's a social psychological problem. But what is important is how the mainstream society basically to divert their attention from all these dispossession, exploitation, and the loot which is happening by both the state and the non-state actors, basically trying to bring into forth this whole process of stigmatization. कि उनको lazy बोलते हैं, कि शराब पीते हैं, हमेशा टाइम वेस्ट करते हैं, इस तरह से स्टिग्मेटाइज किया जाता है. लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ यू लुक एट द एक्चुअल रियलिटी, अगर कोई सबसे ज्यादा टफ जॉब हो, लाइक लेबर का काम, आई मीन से हेड लोडिंग का या बहुत मेहनत का काम हो, और सस्ते में वेज लेबर में सस्ते में ही बहुत ज्यादा मेहनत का काम हो, तो वो आदिवासी सबसे ज्यादा काम करते हैं. तो इस तरह से लेबलिंग, precisely predominantly this labeling is being happening to sway away the attention from the actual issues, कि लोग अपना क्लेम ना करने लगे जल जंगल जमीन पे. तो उनको पहले ही आप एक लेबल कर देते हो कि यू आर रिटन ऑफ, यू लाइक यू आर लेबल्ड कि आप लेजी हो, यू आर अल्कोहलिस्ट, आप शराब पीते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. या बट वन हैज टू लुक एट द एक्चुअल रियलिटी. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, लाइक स्कॉलर्स लाइक यू स्पेसिफिकली and us, I mean to say all, we should bring forth the voice of the voiceless, कि जो actual reality में है उसको हम लोग लेकर आए. And from the theoretical point of view, again I said, like I'm a sociologist, so social processes I did mention, it's exclusion and marginalization and stigmatization in that way. And in full force now there is a process of proselytization, which again led to like stigmatize Adivasis in so many different ways. So that has been constantly happening. तो वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि हम लोग जो एक सोशल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वेदर इट्स विद इन द स्कॉलरशिप of the academia or outside in the general public, specifically like administrative officers or like non-state actors, तो उनको हम लोग किस तरह से चैलेंज करें. तो उसके लिए एक काउंटर इमेज बिल्डिंग होना चाहिए. तो उसको हम लोग और ज्यादा सामने ला सके थ्रू आवर राइटिंग, थ्रू आवर आर्ट, कल्चर, ट्रेडिशन, वैल्यूज. सो that is very important. Again, it's a very small community, like specifically as I mentioned, it's a least urbanized. Urban area में बहुत कम लोग रहते हैं, middle class बहुत ही छोटा है. तो रूरल एरिया में ये सब मूवमेंट टाइप का चलाना पड़ेगा, सोशल मूवमेंट, ताकि रिवाइवलाइजेशन हो सके, लाइवलीहुड, सस्टेनेबल लाइवलीहुड सिक्योर्ड हो सके, वहाँ पे गरीबी कम हो. और ये सब प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं, पीडीएस और मनरेगा जो भी है, वो सबको अच्छे से स्ट्रेंथन करके पहले तो उस जगह पे करें. तो we can't only focus on the urban area, we have to look at where the larger Adivasi population is living in the rural heartland, in the hill forested area. वहाँ पे हमें इस तरह का जागरूकता और इमेज बिल्डिंग लाने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली अगर स्टिग्मेटाइज करते हैं तो लोगों का एक कलेक्टिव सोशल कॉन्फिडेंस, आई मीन कलेक्टिव कॉन्फिडेंस गेट डिमिनिश्ड इन सो मेनी डिफरेंट वेज. और जैसे मैंने बताया कि हम लोग लोन फाइटर हो जाते हैं, आप अपनी जगह पे लड़ रहे हैं, हम अपनी जगह पे लड़ रहे हैं, हमें पता ही नहीं. तो एक कॉन्टेक्स्ट तो है, वो है हमारा रूरल एरिया, आदिवासी जो एरियाज हैं वो प्रीडोमिनेंटली आदिवासी एरियाज हैं, खासकर रूरल एरिया. अर्बन एरियाज तो ऑल बीइंग हाईजैक्ड एंड टेकन बाय नॉन ट्राइबल्स. तो वहाँ पे ये काफी पॉसिबिलिटीज है इस तरह का सोशल मूवमेंट क्रिएट करने की, अवेयरनेस क्रिएट करने की, ताकि इस तरह के स्टिग्मेटाइजेशन की, अल्कोहलिक है, आई मीन तो यहाँ दिल्ली में शॉप्स खुले एंड there were no Adivasi and people were fighting like to get alcohol. So it's like it's a but yes, it's a problem, but I mean to say like it's the outcome of the larger problem. Like आप बिल्कुल घेर के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इंटरनल कॉलोनी बना दिया है, कॉलोनाइजेशन है, which is a reality. और सिटीजनशिप क्लेम्स को अगर हमेशा डिनाई करेंगे, so how people actually react. There are different ways in which people are actually reacting to conflict, to tension, to everyday life. So this is one aspect of it. तो हमें उतना seriously नहीं लेना चाहिए, और उसको काउंटर करने के लिए एक काउंटर नैरेटिव क्रिएट करना चाहिए, बनाना चाहिए, जो है उसको लाके सामने रखना चाहिए. Yeah, and
scholars are the best in that way. Manjari, I would like, I'm sure like you'll agree to it up to a certain extent. Yeah. Yes. अगला जी, अगला और Thank you, ma'am. हम अगला और एक खास मुद्दा पे हम लोग फोकस करना चाहेंगे, जो कि Yeah. महिलाओं का विषय है और इस पे आपने काफी काम किया है, तो उस पे लगभग 3-4 सवाल है। मैं तीनों चारों सवाल को क्लब करना चाहता हूँ, उसको आप कैटेगराइज करके एक ही बार बोल सकते हैं, तो समय थोड़ा बच जाएगा उसमें। महिलाओं के मुद्दे पे आप काम करते रहे हैं और उसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को और हमारे साथियों को बताएं। और इस वैश्वीकरण के दौर में आदिवासी महिलाएं कहाँ हैं और महिलाएं किस प्रकार के अधिकारों से वंचित हैं ट्राइबल सोसाइटी में भी, और खुद आदिवासी समाज किस प्रकार के अधिकार को देने में सक्षम है और किस प्रकार का अधिकार दे रहा है, और साथ ही साथ लिंग समानता के दृष्टिकोण से आदिवासी समाज को काफी सराहा जाता है। तो क्या ये जो सराहा जाना एक सिर्फ रोमांटिसिज्म है या फिर हकीकत कुछ और है? और पावर संकल्पना जो फुको की बात करते हैं हम दर्शन शास्त्र में, तो लिंग समानता का दृष्टिकोण और पावर विभाजन जो है किस तरीके से है, और पावर संकल्पना जो है किस तरीके से समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, और क्या ये जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो आदिवासी समाज को सशक्त बना रहा है या नहीं बना रहा है? यस, बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, वो है महिलाओं की स्थिति और जेंडर रिलेशन। आई वुड स्टार्ट विथ जो थ्रेड पढ़ रहे थे धुमकुड़िया का व्हाट्सएप ग्रुप में, कल परसों ही वहां पे काफी डिबेट चल रहा था अबाउट दिस ब्लेम गेम। Men is blaming women. You also mentioned Ganesh कि वो blame game कर रहे हैं, कि लड़कों को ऐसा लग रहा है कि लड़कियों को आराम है लाइफ में और मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब के लिए। अभी पेंडेमिक एरा में जॉब भी नहीं मिल पा रहा है और लड़कियों का आराम है कि वो शादी कर ले and she will have a life of luxury. That's a very problematic word, luxury. I mean to say like yes. So I mean to say ये यहीं से शुरू करते हैं। अगर हम देखें स्पेसिफिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जेंडर, तो हमें जनरली ये ब्लेम गेम से ऊपर उठ के देखना है कि लड़कियों की वजह से ऐसे या लड़कों, ये नहीं है। वन हैज टू लुक एट द लार्जर सोशल अरेंजमेंट, कि लार्जर सोशल अरेंजमेंट किस तरह का है। ट्राइबल सोसाइटी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इट्स अ पेट्रियार्कल, पेट्रीलिनियल एंड पेट्रीलोकल सोसाइटी। पितृ सत्तात्मक परिवार रहा है सेंट्रल इंडिया बेल्ट के आदिवासियों का। नॉर्थ ईस्ट में कुछ मैट्रिलिनियल सोसाइटी है। तो जो पेट्रियार्की है एज अ आइडियोलॉजी एंड एज अ प्रैक्टिस थियरी, जो आइडियोलॉजी है वो यही बताती है कि मेन आर स्ट्रॉन्ग, वुमेन आर वीक, और प्रैक्टिस में ये कि आप डिस्क्रिमिनेट करते रहते हो, उसको मत दो, उसको शादी कर दो, एक्सेट्रा एंड ऑल दीज थिंग्स। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर अभी करंट सिनेरियो में अगर हम जेंडर स्टडीज को देखें तो ये बात बहुत खुल के सामने आई है कि जो पेट्रियार्की है एज ए मेंशन, एज अ थियरी, एज अ आइडियोलॉजी, इट पुट कंस्ट्रेन नॉट ओनली ऑन वुमेन, कि पितृ सत्तात्मक है, मेल डोमिनेटिंग, पितृ सत्तात्मक। तो पुरुषों को तो बहुत अच्छा है सब कुछ, उनको सब है, और महिलाओं को बहुत डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस एक्सेट्रा है। ये है, काफी हद तक ये बात सही है। लेकिन चूंकि हम वुमेन से जेंडर में आ गए हैं, तो जेंडर में बोथ men and women are there. Gender relations is important. The balance, the power balance, the dynamics, the power dynamics is very important. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि patriarchy is highly exploitative to men also. जैसे that young gentleman who's saying कि मुझे तो कमाना है, मुझे नौकरी करना, I can't get married. This is a very, I mean, so you can't seek companionship. आपको अकेले काम करना है और कुछ बहुत सारा. So जो patriarchy है, that has already created a mold of provider. Men as provider and women as receiver. वो बैठ के बस घर पे सब रिसीव करते रहे। तो men as provider, तो that gentleman is trying to fix himself onto that. मुझे provide ही करना है, गाड़ी भी देनी है, मकान देना है, every month salary बहुत सारे ज्वेलरी, I mean end number material चीजें ला के देनी है, तभी happiness आएगा and all. But this is again very traumatic, you know, like women के ऊपर तो traumatic है ही, क्योंकि उनको deprive किया जाता है सारी रिसोर्सेज से, लेकिन मेन के ऊपर भी बहुत बड़ा ये ट्रॉमेटिक आई मीन टू से प्रेशर है कि यू बी अ रियल मैन, यू बी अ रियल कंप्लीट मैन, और आप प्रोवाइड कीजिए अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को। ये सोच कभी भी ट्राइबल समाज में नहीं रहा है। दिस इज द मेन स्ट्रीम इम्पैक्ट ऑन द ट्राइबल
mindset. Tribal society अगर देखा जाए तो we always has a very egalitarian norm. As Ganesh you mentioned कि कहीं romanticism तो नहीं है actual reality से cut off, तो हम egalitarian norms को किस तरीके से देखेंगे? Yes, if we compare to the mainstream society like Hindu society, Muslim society, तो है कि हमारे यहाँ बाल विवाह नहीं है, दहेज प्रथा नहीं है, फीमेल फीटिसाइड नहीं है, चाइल्ड इन्फेक्टिसाइड नहीं है, वुमेन को पैदा होने का अधिकार है, वुमेन को अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार है, विच इज अगेन अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट. वुमेन डाउरी के अगेंस्ट में कस्टम होता था पहले, दैट इज ऑफ ब्राइड प्राइस, अभी भी कुछ कुछ जगह पे है, अभी सिंबॉलिक हो गया ब्राइड प्राइस. तो वो दीज आर द मार्क ऑफ हाई रिस्पेक्ट, हाई स्टेटस. लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हाई स्टेटस वुमेन का था, इगैलिटेरियन नॉर्म्स थे, मेन वुमेन बराबर, थोड़ा डिवीजन ऑफ लेबर भी हुआ करता था. लेकिन ऐसे मेंशन कि पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो जो विलेज काउंसिल था, विलेज लेवल पे जो डिसीजन मेकिंग काउंसिल था, जैसे ग्राम पंचायत है, विलेज काउंसिल, उसमें महिलाओं को कोई स्थान नहीं था. डिसीजन मेकिंग हमेशा मेन का प्रेरोगेटिव रहा है, वुमेन वेर ऑलवेज बीइंग एक्सक्लूडेड. तो वुमेन वेर ऑलवेज वेरी प्रोडक्टिव, दे वर द प्रोवाइडर, दे वर द ब्रेड विनर्स. वो कभी भी अपने खाने के लिए, अपना सर्वाइवल के लिए मेन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रही. वो बेसिकली किस चीज पे डिपेंडेंट रही है? वो कॉमन्स पे डिपेंडेंट रही है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. क्योंकि ग्रुप राइट्स हुआ करते थे, आपके घर के पास जंगल है, वहां से खाना लाओ, नदी है, तालाब है, शिकार भी कर लो, कुछ कुछ. आई मीन टू से दे वर डिपेंडेंट ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. So they were group rights. जितना men को rights था फल तोड़ने का, women को भी उतना ही rights था. So they were never dependent on the women, and they were providers, they were breadwinners. So that was the traditional role in a traditional setup, which Adivasi woman has always lived onto it. अगर आदिवासी इकोनॉमी को भी देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा वुमेन के लेबर के ऊपर डिपेंडेंट है. इट्स अ फीमेल लेबर इंटेंसिव. बहुत सारा एग्रीकल्चर का काम या फॉरेस्ट का काम वो महिलाओं के ऊपर ही है. गेटिंग फूड, फोडर, फ्यूल वगैरह वो सब महिलाओं के ऊपर है. लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या है, फ्रॉम द कॉलोनियल पीरियड, जब फॉरेस्ट को भी एक रिसोर्सेज की तरह देखा जाने लगा है, सारे फॉरेस्ट स्टेट ले गए, उसको रिजर्व फॉरेस्ट बनाया, और ये सारे फॉरेस्ट इतने इरोडेड हो गए और वो कॉमन्स बिल्कुल खत्म भी हो गए बहुत जगह पे, वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे वुमेन को. तो उस तरह से उनका स्टेटस बहुत ही नीचे आ गया. सो द हायर स्टेटस, egalitarian norms have now gradually come down, and now like we are living in a very very harsh society where so much of gender violence is inflicted. एक जो पहले का एक कस्टम था, that is branding a woman as a witch, डायन प्रथा, वो अभी भी चल रही है. तो उसमें आप देखेंगे कि कांस्टेंट स्ट्रगल है, जेंडर रिलेशंस के ऊपर एक इम्बैलेंस है, पावर डायनेमिक्स है. मैंने अपने रिसर्च में कई बार जब उधर गए तो मैंने बात किया, तो पुरुषों ने मुझे बहुत कैटेगोरिकली, आई मीन वेल एजुकेटेड पुरुष, कहा कि हम लोग आदिवासी महिलाओं पे बिल्कुल बात नहीं करते, बिल्कुल विश्वास नहीं करते, इन द सेंस कि हम लोग उनको जमीन में अधिकार देंगे ही नहीं. जो कस्टमरी लैंड है, जो क्लैन का होता है, उसमें हम अधिकार ही नहीं देते, हमें भरोसा ही नहीं है उनके ऊपर कि हम उसको दे दें. तो वो एक स्ट्रगल है कि वुमेन भी चाहती है कि उसको भी थोड़ा सा अधिकार मिल जाए. जॉइंट पट्टा का भी डिमांड हुआ है. So that way you see that the context is very important. जिसने egalitarian norms दिया, which was actually a reality, और women उस पे, I mean to say, they were more dependent on that. They were independent. They were also breadwinner and provider. So that context has got eroded. अभी challenge यही है. और तो अभी जो modern resources है, वहाँ पे women बहुत बुरी तरह से deprived है. Gender discrimination बहुत एक reality है. Maybe unlike this Hindu society, Muslim society, जैसे अधिकार तो, आजादी तो है, लेकिन अधिकार नहीं है महिलाओं को कि आप काम कीजिए, आप अपने पसंद से शादी भी कीजिए, पैसा कमाइए, लेकिन आपको अधिकार नहीं है. जैसे लैंड में या डिसीजन मेकिंग में, वो सब में अधिकार नहीं है. और जो मॉडर्न रिसोर्सेस है उससे भी डिफ्राइव किया जाता है. डिस्क्रिमिनेशन होता है कि लड़के को पढ़ाते हैं, लड़की को नहीं पढ़ाते हैं. अगर कुछ देना है, रिसोर्सेज अगर एलोकेट किया जाता है, तो वो लड़के के नाम पे ज्यादा होती है. सो दैट द स्किल बिल्डिंग, ट्रेनिंग जो स्टेट की तरफ से आता है, फॉरेस्ट मेंटेनेंस एंड ऑल, उसमें भी वुमेन को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है. ये सारी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल बिल्डिंग, वे वुमेन की जगह मेन को ही ज्यादा, बहुत कम है, लिमिटेड है, चाहे जो भी हो, लेकिन वो वुमेन को डिप्राइव करके मेन को ही ज्यादा मिलता है. सो इवेंचुअली व्हाट हैपेंड दैट वुमेन हैज स्टिल हैव दैट रोल ऑफ ब्रेड विनर. खाना आपको लाना है, फूड, ऑर्डर, फ्यूल, बच्चे को खाना देना है, फैमिली के लिए खाना लाना है. दैट्स व्हाई यू सी दैट हमारे यहाँ 12 साल की लड़की भी तो घर से निकल जाती है कमाने के लिए. शी इज गोइंग टू दिल्ली, मुंबई एंड अदर प्लेसेस. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में कहीं छोटा मोटा ट्रेडिंग भी करती है. छोटे से छोटे बच्चे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बचपन से ही आती है कि उसको ब्रेड विनर, उसको कमा के लाना है. Men in the rural area also they are working in that way, but
उस तरह का प्रेशर बिल्डिंग नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी आई मीन से दे हैव राइट्स ओवर द लैंड, तो ऑब्वियसली काफी हद तक उनके राइट्स सिक्योर्ड हैं। जबकि वुमेन को कब बेदखल कर दिया जाए, दूसरे घर में शादी कर दे, तो इस घर से कुछ मिलता नहीं है, मिलेगा भी नहीं। तो इस तरह का पेट्रियार्कल नॉर्म्स काफी स्ट्रॉन्ग है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि अभी जो मॉडर्न रिसोर्सेज है, स्पेसिफिकली एजुकेशन, वो स्टेट ने भी प्रोवाइड किया हुआ है काफी हद तक। महिलाओं के लिए, बच्चों, लड़कियों के लिए अलग स्कूल है, उनको साइकिल वगैरह भी दिया जाता है, स्पोर्ट्स में प्रमोट करते हैं। तो आदिवासी समाज भी कलेक्टिव रूप से उनको आगे बढ़ाए, उनको प्रमोट करे, क्योंकि अगर महिलाओं की स्थिति खराब होगी तो ओवरऑल पूरी समाज की स्थिति खराब होती है, पूरी कम्युनिटी की स्थिति खराब होती है। दे आर लाइक द बैकबोन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। तो रादर देन प्लेइंग दैट ब्लेम गेम टाइप का, एज यू मेंशन, वो वाला खेलने के बजाय, लेट्स सी दैट हाउ वी आर बीइंग ओवरबर्डन एंड कंस्ट्रेन्ड बाय पैट्रियार्की। हम लोग, let's break away from that mold and be free, like in the sense कि if somebody wants to get married, आप शादी कीजिए, seek companionship rather than taking up the role of provider. Women वो भी provider बन सकती है, वो भी कमा लेती है अपना, and women are always working women, आदिवासी women। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई होम मेकर है तो उसको काम नहीं करना पड़ेगा। My mother was a homemaker and she was always working that way। तो उस तरह का ये नहीं है कि मैं ही प्रोवाइड करके लाऊं और दूसरा बस रिसीविंग एंड में रहूं, तो मेरे हाथ में पावर रहेगा। तो ये पावर डायनामिक्स को मेंटेन करने के लिए फेमिनिज्म, एज यू मेंशन, दैट इज अगेन इम्पोर्टेंट। लेकिन आदिवासी समाज में अगर देखा जाए तो अभी फेमिनिज्म का उतना, आई मीन इट्स नॉट ऑर्गेनाइज्ड, नॉट लाइक स्ट्रक्चर्ड दैट वे जैसे मेन स्ट्रीम सोसाइटी में है। यहाँ का नारीवाद उस तरह का है नहीं, डेवलप नहीं किया है, अवेयरनेस है नहीं ज्यादा, लेकिन स्ट्रगल है, constant struggle है to sharing of power, to have equal share in the resources, to have fair and just system. So that is again very important. But again, the question of gender cannot be isolated from the larger context. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे मैंने मेंशन किया कि महिलाओं की स्थिति तभी अच्छी हो सकती है जब उनको, आई मीन टू से, सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिले। सस्टेनेबल लाइवलीहुड, अभी सस्टेनेबल लाइवलीहुड इज द बिगेस्ट क्राइसिस इन आदिवासी सोसाइटी, इसीलिए पॉवर्टी भी आ रही है। जो भी लाइवलीहुड का सोर्स है वो बहुत सीजनल है। खेती भी करेंगे तो कुछ ही महीनों के लिए खाना दे रहे हैं, फिर आप कुछ महुआ वगैरह बेचे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट, तो उसमें भी कुछ दिन का काम है, फिर आप कंस्ट्रक्शन माइग्रेट करके कंस्ट्रक्शन वर्कर, उसमें कुछ दिन का काम है, और डबली डिपेंडेंस, डेप्थ भी है और इंडिपेंडेंस भी है, और बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन है। सो दैट वे इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है सस्टेनेबल लाइवलीहुड रिसोर्सेज के लिए, एंड दैट विल बी यूजफुल फॉर ऑल, ओवरऑल द सोसाइटी, इररेस्पेक्टिव ऑफ बीइंग मेन एंड वुमेन। किसी को नहीं लगेगा कि मैं ही काम करूंगा और दूसरे को तो बस बैठ के खाना है, ऐसा नहीं होगा। आई मीन एवरीबडी इज पार्टिसिपेटिंग, एंड आदिवासी वुमेन्स वी हैव लॉट मोर फ्रीडम टू वर्क, सो दैट वे दे आर ऑलवेज इन द फोर फ्रंट। कोई भी मूवमेंट ले लीजिए, सोशल मूवमेंट, एनवायरमेंटल मूवमेंट, वुमेन आर नॉट सिटिंग बैक एट होम। बच्चा को बेतरा करके भी वो लोग मूवमेंट में सबसे आगे रहती है। तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है कि आई मीन टू से दैट द डिजायर to participate in day-to-day life, and when there is a participation, eventually there is an emancipation. फिर हम उस तरह से बंद के नहीं रहेंगे, लिबरेशन आएगा, फ्रीडम होगी हर फील्ड में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है हमें देखने के लिए कि जो कंस्ट्रेन है उसको कलेक्टिवली सॉल्व करे rather than having this blame game. And yes, feminism, which is basically about power balance, उस तरह से डेवलप नहीं हुआ है ट्राइबल सोसाइटी में। स्ट्रगल चल रहा है, तो उस तरह से ऑर्गेनाइज्ड और आर्टिकुलेटिव फॉर्म में नहीं है नारीवाद, जिसको हम बिल्कुल अलग तरीके से कहें कि ये आदिवासी नारीवाद है, लेकिन बहुत ही कम है। और जैसे कंपेयर टू दलित फेमिनिज्म, वो मुस्लिम फेमिनिज्म, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर वेरी, एंड दे हैव मेड इनरोड्स इनटू ऑल द एवरी इंस्टीट्यूशन, लाइक रिलीजन में, पॉलिटिक्स में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में, उस तरह का इनरोड्स बनाया है नारीवाद ने, जो यहाँ पे उतना नहीं है। तो ये धीरे धीरे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा, धीरे धीरे हो रहा है। महिलाएं काफी अग्रसर है इस मामले में। कुछ और एक दो सवाल आए हैं, और इसमें पूर्वजों द्वारा महिलाओं को अचल संपत्ति में अधिकार का न देना आदिवासी जमीन के बचाव का उपाय था क्या?
मतलब जैसे एक जो वजह दिया जाता है कि महिलाएं जो है शादी करके दूसरे घर में चले जाते हैं, वहां पे भी उनका अधिकार मिलता है, और तो कॉमन प्रॉपर्टी पे जो अधिकार देने वाली बात के लिए यही मुख्य वजह बताया जाता है। तो इसका हल आप किस तरीके से देखते हैं, ये जो सवाल ये आपने बिल्कुल सही बात कही डॉक्टर गणेश की। जो मैंने बात बोला कि विश्वास नहीं करते, वही इसीलिए कि ट्राइबल आदिवासी वुमेन दे आर द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, डबली डिसएडवांटेज तो है ही। एंड जो नॉन ट्राइबल्स हैं उन्होंने लैंड डिस्पोजिशन का ये एक बहुत ही सुगम तरीका निकाला कि आदिवासी महिलाओं से शादी करो, इसको डॉक्यूमेंट भी किया गया, शादी करो, और रांची वगैरह में बहुत केसेस हैं, शादी करो और उसके नाम पे आप स्कीम्स, गवर्नमेंट स्कीम्स लेते हैं, जमीन खरीदते हैं एसटी के नाम पे, और सारा कुछ लेके फिर उसको डंप भी कर देते हैं। तो एक दिस इज दे वुमेन आर बीइंग मोस्ट वल्नरेबल, पुअर वुमेन, तो दे बीइंग सीन एज अ इनरोड ऑफ नॉन ट्राइबल एक्सप्लॉयटेशन। तो लेकिन जो काउंटर आर्ग्यूमेंट जो फेमिनिस्ट देते हैं वो तो ये है कि जमीन आदमियों के हाथ में रह के भी तो कितनी बची है, तो एटलीस्ट तो वही है कि अगर पूरा अधिकार नहीं भी तो कम से कम मेंटेनेंस राइट्स तो होना चाहिए। I mean to say not ownership right in the sense you don't supposed to sell off mortgage or वो, but maintenance rights होना चाहिए। आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपको घर पे और जमीन में कि कस्टमरी प्रैक्टिसेस में ये पहले था, लेकिन अब काफी हद तक इरोड हो चुका है। फिर इस जगह पे